हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा इन दोनों सेट्स को तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इस सेशन को किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न पढ़ेंगे सेट नंबर 3 का कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और इस सेट को पूरा लगाइए। और फ्रेंड्स लास्ट में अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ पर है तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। अच्छा, बनावली कहाँ पर है तो ये हरियाणा में है। लोथल और रंगपुर जो है ये गुजरात में है। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है यह लोथल से मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लोथल और सुतकोटदा, यहाँ मैं लिखता हूँ लोथल और सुतकोटदा, ये जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर थे, बंदरगाह थे। कौन कौन? लोथल और सुतकोटदा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। राइट आंसर 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। अशोक किस वंश से संबंधित था तो यह मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था तो ये कहा जाता था विविता अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूत्रा अध्यक्ष जो होता था मौर्य काल में, यह कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। पन्या अध्यक्ष जो होता था यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इनको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था। गुप्त काल में पुग जो है यह किसे कहा जाता था तो यह न्यायालय को कहा जाता था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था तो श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है, बताइए राइट आंसर। देखिए, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये जो है हर्षवर्धन की रचना है। काव्य दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है तो मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है यह मालवा नरेश यशोवर्मन से है। क्लियर है। अच्छा, रुद्रदामन का संबंध किससे है तो रुद्रदामन का संबंध जो है यह जूनागढ़ अभिलेख से है। खारवेल का संबंध जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से है और भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। देखिए, मोहम्मद गोरी ने जब दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया था तब वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी तो फ्रेंड्स यह किसने अपनाया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देने अस्थाई सेना की नींव किसने रखा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे, इसके अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे तो इसके प्रतिपादक जो थे ये शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी तो यह मुगल शासक जो था ये जहांगीर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। दारा शिकोह कौन था, तो शाहजहां का पुत्र था, सबसे योग्य पुत्र था शाहजहां का। क्लियर है। और इसी ने फ्रेंड्स उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। ठीक है। और लेनपुन ने जो है इसको लघु अकबर कहा है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। देखिए, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था, तो सिखों को एक सैनिक संप्रदाय और लड़ाकू संप्रदाय में जो परिवर्तित किए थे, इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1666 में इनका जन्म हुआ था और फ्रेंड्स 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक जो आया था यह किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, जो इटली का यात्री था। नूनीज जो आया था ये अच्युत देवराय के समय में आया था, नूनीज। ठीक है, नूनीज। उसके बाद देखिए बारबोसा और डोमिंग पास आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो है यह 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा था, तो सर आयरकूट कर रहा था। अगला प्रश्न हमारा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। नादिर शाह के बाद जो है अहमद शाह अब्दाली शासक बना था और जब प्रथम आक्रमण किया था इसने भारत पर, उस समय शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मोहम्मद शाह रंगीला ही शासक था। पलासी के युद्ध कब हुआ था, तो पलासी के युद्ध आपको पता है 23 जून 1757 को। डेट सहित याद रखना आपको, 23 जून 1757 को हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताइए राइट आंसर। मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। और लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे, तो इलाहाबाद से कर रहे थे। बिहार से वीर कुंवर सिंह। सब ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। ये किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये दिया था के.एम. पनिकर ने। के.एम. पनिकर राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स ये लिखा है आर.सी. दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, तो यह 1813 का चार्टर अधिनियम था, चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज की स्थापना, दोनों की ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में किया था इन्होंने, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। उसके बाद देखिएगा कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह जो है फ्रेंड्स यह बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह करमशाह के नेतृत्व में। करमशाह की मृत्यु के बाद इनका बेटा टीपू ने इसका नेतृत्व किया था, तो करमशाह यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। कई बार मैंने बताया है कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। इसी के समय से नियमित जनगणना कराई जाती है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का इन्होंने प्रकाशन किया था, तो ये कौन सी रचना थी, तो इंडियन ओपिनियन थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया। तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किसने किया था,
तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक है। और बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर के गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिल्ली में पूछा है तो है सैयद हैदर रजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? सबसे बाद में इसमें से कौन सी घटना घटित हुई है? अब यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। सर की उपाधि लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए 32 नंबर के बाद 33 नंबर यहाँ से हमारा देखिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन पूछा गया। जन आंदोलन जो था ये असहयोग आंदोलन था पहला, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जन आंदोलन नहीं था, क्लियर है। यह एक प्रथा थी तिनकटिया, इसको समाप्त करने के लिए चलाया था। जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, पूरे भारतवर्ष में यह चला था। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, क्लियर है। इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा गवर्नर जनरल और संबंधित घटनाक्रम। तो लॉर्ड रिपन के समय में कम्युनल अवार्ड की घोषणा नहीं की गई थी। कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, आपको याद है। चलिए और उस समय जो है कौन था गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए? वेलिंगटन था, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। तो यही वाला जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो झंडा गीत को लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो ये जाइकोव डी है। उसके बाद देखिए कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित कौन सा संगठन करता है? तो यह संगठन जो है ये नाफेड है। नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना था? अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों में जो है शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कर कच्चे माल को तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स यह कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र जो है यह कहा जाता है किसको? आलू को कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको कि सार्क कहते हैं, हिंदी में इसको दक्षेस भी कहा जाता है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, बांग्लादेश ढाका में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्यों का नाम उंगली पर काउंट करिए, मैं बता रहा हूँ। अपना प्यारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए मैकमोहन रेखा भारत चीन सही है, मेनरहिम रेखा रूस फिनलैंड सही है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड ये भी सही है, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो यहाँ पर फ्रांस और स्पेन दिया गया है जो कि गलत है, तो गलत ऑप्शन नंबर डी है, सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ पर स्थित है?
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में है यह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? बताइए कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम? तो 21 राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका नाम MF हाइड्रा है। क्या नाम है? MF हाइड्रा है। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि हम लोग इसरो कहते हैं, इसने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेधा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? तो फ्रेंड्स इसको कहाँ पर गिराया है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में गिराया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सितविनी राबुका बने हैं फिजी के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता है, पुरुष वर्ग में पूछा गया है। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच है, और महिला वर्ग अगर पूछेगा तो महिला वर्ग का भी नाम याद रखना है। महिला वर्ग में आर्याना सबलेंका ने जीता है। किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने जीता है। क्लियर, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है? कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है IIT कानपुर ने। उसके बाद देखिए किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स यह क्या है? 2047 तक। ठीक है, 2047 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। देखिए मृदु उत्तक एक प्रकार का, मृदु उत्तक जो होता है यह एक प्रकार का, किस प्रकार का उत्तक है? तो एक प्रकार का यह सरल उत्तक है। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें से सही है आपको चुनना है। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, बिल्कुल सही होता है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है कवक में। और थैलेफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ये भी सही है। बाकी ये दोनों जो है देखिए गलत दिया गया है। तो 1 और 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? संक्रमित पेयजल से, तो इसमें से आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। रसांकुर पाया जाता है, रसांकुर जो है यह पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा इसका? छोटी आंत में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय, और एक होता है वायवीय श्वसन। ठीक है, ये अवायवीय है। अवायवीय जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये कोशिका द्रव में होता है। और वायवीय श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब फ्राइब्रोनोजन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फ्राइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? फ्राइब्रोनोजन जब अलग कर दिया जाता है रुधिर से तो उसको सीरम कहा जाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है एस्ट्रोजन जो है यह मादा लिंग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होगा? तो अंडाशय से हो जाएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक में मादा युग्मक के संयोग से बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? जाइकोट। ठीक है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं ये कितने हैं? फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन, गलत कथन यहाँ पर पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गलत कथन इसमें से कौन सा है? तो देखिए दूरी में केवल परिणाम होता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, विस्थापन अदिश राशि है, गलत है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी गलत है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कौन सा असत्य है? तो सारे के सारे असत्य हैं, तो उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल क्या कहलाता है? वह बल जो है वह बल संतुलित बल कहलाता है। यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? कोई वस्तु अगर द्रव्य में डूब जाती है तो क्या होगा? तो देखिए वस्तु का जो भार होता है यह उत्प्लावन बल से क्या होगा? बराबर होगा, कम होगा या अधिक होगा? तो उत्प्लावन बल से अधिक होगा। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश जो है यह जाता है, बताइए, प्रकाश जाता है सघन से विरल माध्यम में। सघन से विरल माध्यम में श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा
उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो कम विचलन किसका होगा? तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, यानी कि लाल रंग का। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा? तो बैंगनी होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालक की लंबाई बढ़ाने पर जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा। उसके बाद देखिए बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बताइए, बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से गैस इक्वेशन कहा जाता है, गैस समीकरण। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो समुद्र के जल से नमक को जो है वाष्पीकरण की विधि द्वारा निकाला जाता है, एक्वा रेजिया। इसी में सोना को घोला जाता है। पूछा जाता है कि सोना को किस में घोला जा सकता है? तो एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया का फॉर्मूला जो होता है ये HNO3 होता है प्लस 3HCl होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले है, तो हाइड्रोक्लोरिक कितना है? 3 है। और नाइट्रिक अम्ल कितना है? तो 1 है। तो 3:1 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो इसमें से सुचालक अधातु पूछा गया है, तो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। एक द्रव अधातु है, एक द्रव अधातु जो है इसमें से ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है? तो पिच ब्लेंड जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? संयुक्त बैठक जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण करता है। और राज्यपाल को पद की शपथ जो है यह दिलवाता कौन है? तो यह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा उस राज्य का। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग जो रिपोर्ट होता है यह प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। अगला प्रश्न है खाली स्थान दिया गया है का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, तो यह अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक जो है यह सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक जो हैं यह किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो ये सरकार के यानी कि राज्य की हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, प्रतिशत में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 88 नंबर कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स यह 15.24% रहने का अनुमान है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर पूछा गया है, तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन पूछता तो पश्चिम बंगाल होता। प्रति हेक्टेयर जब लगा देगा प्रति हेक्टेयर तब पंजाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। दाम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में है। रणथंबोर राजस्थान में है। तो मिला लीजिए 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है यह पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में होता है। मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। रिंग ऑफ फायर जो है इससे अभिप्राय क्या है? रिंग ऑफ फायर तो प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है यह।
अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है यह टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो इसमें से जितने भी जलधाराएं दिए गए हैं फॉकलैंड, लेब्राडोर और वेंगुवाला, ये सभी के सभी ठंडी जलधाराएं हैं। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए कैस्पियन सागर से अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस ये सब सीमा बनाते हैं, इराक नहीं बनाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। अच्छा, पश्चिम बंगाल से सटने वाले जो बिहार के जिले हैं कितने हैं। तो ये 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं तो इनको भी ध्यान रखेंगे, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज हैं। ठीक है, तो पूर्णिया जो है सबसे कम स्पर्श करता है। 97 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। सर्वाधिक पायराइट जो पाया जाता है ये बिहार में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज में है। कितना, तो 1021। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है तो सबसे कम लिंगानुपात बिहार में मुंगेर जिला का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, राजमार्ग पूछता तो NH44 होता, जलमार्ग पूछा गया है तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो कहाँ से कहाँ तक है तो हल्दिया से इलाहाबाद। शून्य रेखा कहलाती है, शून्य रेखा जो कहलाती है तो यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इन 100 प्रश्नों में अपना आप लोग स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए 101 से लेकर के 120 तक में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग